नमस्कार दोस्तों, आज है फाइनल डे, यानी कि कल हिसार लोकसभा सीट से ये साफ हो जाएगा कि आखिर किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। अब इसी विषय को लेकर मेरे साथ मेरे दो पत्रकार साथी मौजूद हैं। एक तरफ है देव आजाद और दूसरी तरफ है गोदारा साहब। लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अगर रणजीत चौटाला की बात करें, अगर बीजेपी प्रत्याशी की बात करें, उनका जो जीत का आंकड़ा है वो लगातार यही बताया जा रहा है कि रणजीत चौटाला जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर जेपी की बात करें, जेपी के समर्थक अपने जेपी साहब को जीतते हुए बता रहे हैं। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे हाथ में कुछ पेपर देख पा रहे होंगे, ऐसे ही पेपर हमारे देव भाई के पास में मौजूद है। देव भाई से जानने की कोशिश करते हैं। देव भाई, अगर हम इस चुनावों की बात करें तो आपको क्या लग रहा है, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? क्योंकि बहुत सी जो जनता है ना, वो इसी कश्मकश में है कि आखिर सुबह का रिजल्ट क्या होने वाला है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद। और जैसा कि आपने बताया कि लोगों के दिलों में धक धक हो रखी है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। और सोच सकते हैं कि वो गाना था अमिताभ बच्चन का कि इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना खबर मेरे यार की। इंतजार की इंतहा हो रखी है, लेकिन कल पूरी होने वाली है। तो जो 9 हल्के हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि गोदारा साहब का आप परिचय करा दें एक बार। जी दोस्तों, जैसे आपको धक धक की बात करी है तो धक धक यहाँ पर भी हो रही है, क्योंकि भैया दिल है, धड़कता तो है जी। सर गोदारा साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ समीकरण, क्योंकि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हो और अगर आपके अगर चैनल की बात करें तो गांव में ज़्यादा देखा जाता है, तो आप गांव के हालात बहुत अच्छी तरह हमारे दर्शकों को समझा सकते हो। गांव के क्या कुछ हालात आपको नजर आ रहे हैं? गांव के हालात मिले जुले हालात हैं। और जहाँ तक सर्वे की बात है तो दोनों ही उम्मीदवारों को के साथ भितरघात हुआ है। वो भितरघात कितना वोट की तरफ वोट में कन्वर्ट होगा और किस उम्मीदवार को कितना ज़्यादा भितरघात हुआ है, वो कल काउंटिंग के बाद ही मेन तो पता लगेगा। जो बड़ा बड़ा सर्वे है वो देव भाई साहब हमारे साथ हैं, नहीं सर, वो बताएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चलो भीतरघात की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन आप जिस प्रकार से गांव में रहते हैं तो गांव का क्या रुझान दिखाई दे रहा है? किस तरफ जो गांव के वोट है आपको पड़ते हुए नजर आ रहे हैं अपने हिसाब से? गांव में इस बार जो बीजेपी का संगठन है वो उतना मजबूती से नहीं दिख रहा था। उन्होंने मजबूती से वोट पोल नहीं हो पाई बीजेपी, तो वो कुछ नुकसान हो सकता है। अच्छा देव भाई, अगर हम शहर की बात करें, क्योंकि अगर हम इस चुनावों की बात करें तो शहर और गांव के बीच में बट सा गया है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो शहरों के अंदर काफी मजबूत दिखाई दे रही है गांव के हिसाब से, और जैसा कि गोदारा साहब ने बताया कि गांव में जो है कांग्रेस जो है वो बहुत मजबूत नजर आ रही है। अगर हम शहर की बात करें तो शहर को आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, बीजेपी शहर में तो मजबूत है, लेकिन जो पहले की तरह इतनी मजबूत नहीं है जितना पहले जो आपने 2014-2019 में देखा, उतनी मजबूत नहीं है। कांग्रेस के वोट बढ़े हैं शहर में भी इस बार, लेकिन जो बीजेपी की कुछ ऐसी रणनीति रही शहर में इनके जो वर्कर थे उन्होंने भी काम किया है। सारी, जैसे गोदारा साहब ने बताया, गांव में कई जगह पे थोड़ी ढील पाई गई है, लेकिन शहर में जो काम देखा गया बहुत बढ़िया देखा गया। और शहर में जो हमारा सर्वे है, जो हम गए हैं, तो शहर से एक अच्छी लीड बीजेपी को मिलने वाली है। अच्छा गोदारा साहब, अगर हम शहर की बात करते हैं अपने प्यारे से, अगर हिसार शहर की बात करते हैं, यहाँ पर कई बूथ पे हमें कांग्रेस का कोई नजर ही नहीं आया, कई वीडियोस वायरल हुई, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कांग्रेस मैनेज नहीं कर पाई? हाँ, इस बार कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा फूट देखने को मिली है। यहाँ सिर्फ फूट की नहीं, हम मैनेज की बात करें। हाँ, मैनेज ऐसा है ना, सिर्फ जयप्रकाश अकेले ही यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और हुड्डा साहब उनकी फेवर में थे, बाकी और जो गुट थे वो उनके साथ नहीं थे। तो मेरे को यही जानना है गोदारा साहब, अगर हम आसपास के क्षेत्रों की बात करें, राहुल गांधी भी आए थे, प्रियंका गांधी भी आई थी, लेकिन हिसार लोकसभा में जयप्रकाश की मदद करने के लिए क्यों नहीं आया? यही एक बड़ा सवाल है देव जी, क्यों? बिल्कुल सवाल तो है, लेकिन जैसा गोदारा साहब ने बताया कि अकेले जेपी और एक दो जो चेहरे थे, जो लोकल चेहरे थे, वो उनके साथ देखने को मिला, लेकिन जो बड़े चेहरे थे, चाहे कि अपना भिवानी से किरण चौधरी हो और या फिर अपने सुरजेवाला जी हो, कोई भी हो, कोई देखने को नहीं मिला बड़ा चेहरा। तो क्या वजह क्या मानते हैं, आखिर जयप्रकाश को अलग थलग क्यों छोड़ दिया गया और कांग्रेस ने ही छोड़ दिया? कांग्रेस
आपको एक बड़ा सा बात बताता हूँ, कांग्रेस वोट की तरफ कैसे आ रही है। कांग्रेस आपसी गुटबाजी की वजह से आ रही है चुनाव, हर बार उनमें गुटबाजी है, गुटबाजी के ही वजह से ही कांग्रेस चुनाव आ रही है, और विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको ज़्यादा दिक्कत गोदारा नहीं आती। साहब, अगर आप गुटबाजी की बात करते हैं तो वो तो भाजपा में भी नजर आती है। कई बार आप ही ने कहा है कि जो अभी जो जिला अध्यक्ष थी आशा खेदड़ नाम है जिनका, तो वो भी कहीं ना कहीं अलग थलग नजर आ रही थी, उसको लेकर क्या कहोगे? क्योंकि गुटबाजी तो दोनों पार्टियों में है, क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस के अंदर ज्यादा है? नापा साहब, आपको एक बात बताता हूँ, जी जी जी। बीजेपी के अंदर जो बंदा गुटबाजी कर रहा है या उस पर बीजेपी सख्त एक्शन लेती है, सख्त एक्शन लेती है, और कांग्रेस में इतनी पावर नहीं है बड़े नेताओं में उन पे सख्त एक्शन लेने की। तो आप क्या मानते हैं, अगर इसी तरह हालात रहे तो क्या, जिस प्रकार से भाजपा कहती है कि हम विपक्ष बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, तो क्या कहीं ना कहीं हरियाणा की बात कर लेते तो क्या कांग्रेस को बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी कांग्रेस की? ऐसे हालात रहेंगे तो यही दिखेगा। दोस्तों, बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस अपनी ही गुटबाजी के चलते हरियाणा से पूरी तरह खत्म होने वाली है? जी नहीं, जैसा अभी एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की कुछ सीटें आ रही हैं, 2 से 3 दिखा रहे हैं, कोई कोई चैनल 4 तक भी दिखा रहा है, तो कुछ तो हुआ। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर ये 4-5 सीटें जीत पाते हैं तो उनका कद बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं भूपेंद्र है। सिंह और हुड्डा, अभी विधानसभा जो इलेक्शन है नजदीक और है। साहब, हम अपनी हिसार लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेपी को अलग थलग छोड़ दिया गया। हिसार लोकसभा का है, हिसार लोकसभा की आपने सही बोला है, और कुछ आंकड़े हमारे पास है, अगर आप चाहोगे तो मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन हिसार लोकसभा के जो 9 हलके थे उनमें ऐसी बात नहीं है कि जेपी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, बहुत मजबूती से। जिस दिन अनाउंसमेंट हुई थी उस दिन आपने माहौल देखा होगा। नहीं, माहौल तो बहुत अच्छा बन गया था जेपी साहब का, लेकिन धीरे धीरे जाते जाते जो माहौल था ना, वो जो ग्राफ एकदम से बढ़ा था, वो कहीं ना कहीं डाउन मारता गया, डाउन मारता गया। उसके कई कारण है। देखो, ये इस जो इलेक्शन है लोकसभा का, ये अपना खाली यहाँ का स्थानीय मुद्दों के कारण नहीं लड़ा जाता, ये केंद्र को देख के लड़ा जाता है। और जब कई आदमी ऐसे मिले जो वोट डालने जा रहे थे, जेपी को डालने जा रहे थे, लेकिन लास्ट में जब बटन दबाने की बारी आई तो वोट बीजेपी को दे दिया उन्होंने। और जब जानना चाहा भाई बीजेपी को क्यों दिया, तो उन्होंने बोला कि हमने तो मोदी से प्रभावित होकर। तो यानी कि मोदी फैक्टर, क्या आप मानते हैं, क्या 2024 के चुनावों में भी क्या मोदी फैक्टर लोगों के बीच के अंदर रहा है? मोदी फैक्टर, ये चुनाव तो मोदी फैक्टर पे रहा है। और मेरे को देखो जी, तो क्या मानते हैं, क्या बीजेपी के अंदर फूट नहीं है? क्या बीजेपी के अंदर फूट है, नुकसान होगा बीजेपी को उसके बाद का। अच्छा, बीजेपी को भी कहीं ना कहीं 2024 के चुनावों के अंदर इस चीज का नुकसान होने वाला है, दिखने वाला है, वो पक्का दिखने वाला है। अच्छा, अगर हम कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो है एक है ना, सख्त मैसेज नहीं दिया जाता, जो लोग खिलाफत करते हैं ना, उनके लिए सख्त मैसेज नहीं। और अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा एक बहुत सख्त मैसेज देने का काम करती है। नपा साहब, आपको एक बात बता देता हूँ। जी सर। जहाँ तक कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है, हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद कुछ विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा जी, कारण क्या मानते हैं इसका? और उन्हीं नेताओं ने अभी उस पार्टियों को नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, जो भीतर घात की जो बात हो रही है, वही नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये फौजी साहब क्या कुछ कहेंगे इस नहीं, मामले में? सुनने में तो ये भी आया जो कि कुछ बीजेपी के जो नेता थे उन पे भी कार्रवाई हो सकती है इलेक्शन के बाद, ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है कि जिन्होंने अच्छे से मतलब सहायता नहीं की, जोश नहीं दिलाया, जोर नहीं लगाया इलेक्शन में, उनके ऊपर भी कार्रवाई का सुनने में आ रहा है। तो यानी कि भाजपा के नेता भी इस जद में आ सकते हैं, भाजपा के नेताओं पे भी कार्रवाई हो सकती है। हो सकती है। दोस्तों, ये 2024 का चुनाव जो है बड़े ही रंग दिखाने वाला है, क्यों फौजी साहब? बिल्कुल, रंग तो दिखाना है इसने, क्योंकि इसका इंतजार जो था 5 साल से था। और खास बात, जहां हिसार की बात करते हैं ना, हिसार में बहुत से लोग थे जो चाहते थे कि इस बार सरकार बदले, खास करके जो किसान तबका है और भी लोग थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक आया, तो आज इतना मतलब कह सकता हूं कि धक-धक वाला वो बन गया ही है। कोई बोल नहीं सकता कौन जीतेगा, इसका पता कल ही चलेगा। बाकी विश्लेषण हमारे पास इसमें लिखा है, कहां से क्या हो रहा है, कहां से कौन आगे है। देव भाई, जो हम ये तो नहीं कह सकते, वो तो काउंटिंग के बाद ही पता लगेगा भाई क्या पोजीशन रहेगी, कौन उम्मीदवार जीतेगा। हम हमारा सर्वे बता सकते हैं, अनुमान बता सकते हैं, जो मार्केट का अनुमान है। बिल्कुल।
और तो उस अनुमान में जो अनुमान है, कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभाओं में लगभग अच्छी लीड लेके जाएगी। बिल्कुल नहीं, कुल मिला के क्या रहेगा कांग्रेस मैं आपको बता देता हूँ, उचाना, चढ़ा? ओके, नारनौल और उकलाना में बढ़िया लीड लेके जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस नहीं, ये क्या मानते हैं? ये शुरू से ही सबको पता था कि ये जो 3 विधानसभा क्षेत्र है, इनमें लीड लेगी और बहुत बड़ी लीड लेगी, लेकिन वो इस बार नहीं हो पा रहा, बहुत बड़ी लीड इस बार नहीं ले पाएगी। भाई साहब, इसमें एक फिर उल्टा भी हुआ है ना, एक उल्टा भी सिस्टम हुआ है ना। जो 3 विधानसभाओं में कांग्रेस लीड लेके जा रही है ना, अगली 3 विधानसभाओं में वो लीड बराबर हो रही है। जैसे आपका बरवाड़ा है, हांसी है और हिसार है, जो लीड कांग्रेस वहाँ से लेके आ रही है, अनुमान है ये हमारा, हम कन्फर्म नहीं कह रहे, अनुमान है जो पोलिंग के बाद अनुमान लगाया गया है। तो गोदारा साहब, अब मेरे को ये बताइए, क्योंकि अगर हम इस 2024 के चुनाव की बात करें, एक आदमपुर गांव है जिसका जिक्र काफी लंबे समय से रहा है, क्या लगता है आदमपुर में कौन अच्छा कर पाया है? रणजीत चौटाला अच्छा कर पाए हैं या फिर जयप्रकाश? क्योंकि जयप्रकाश भी काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। आकाश नापा जी, आपको बता देता हूँ मैं, देव भाई भी हैं, ये भी लगातार सर्वे करते रहते हैं। जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है और जो लोगों की राय है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजिंग हो, बाकी तो हम इस बात की कंफर्म नहीं करते, क्यों कल काउंटिंग के बाद ही मेन तो तभी पता लगेगा। पर जो रुझान लोगों की बातों से आए हैं, जो पता लगा है, 3 में कांग्रेस, 3 में बीजेपी, आदमपुर की मैं बात कर 6 रहा हूं। बाकी बच गए 3 विधानसभा। उन 3 विधानसभा में पब्लिक का कैसा मूड रहेगा, वही हिसार लोकसभा का फैसला करेंगे। सर, आदमपुर को लेकर इन्होंने तो पूरा घुमा दिया हमारे को, कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाए। आदमपुर की बात करना चाहेंगे? देखो, आदमपुर से मैं बीजेपी को बहुत उम्मीदें थी कि आदमपुर से एक बहुत ज़्यादा लीड मिलेगी, लेकिन इस बार उतनी लीड मिलती नहीं दिख रही। कुछ जो लीड का जो आंकड़ा 5-7 हज़ार तक अटक सकता है, 5-6 हजार का अटक सकता है, अटक लेकिन सकता है। फिर भी बढ़त किसको देखते हैं आप? बढ़ता वो किसको देख रहे हैं आप? बढ़त तो आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बीजेपी वहाँ पर बढ़त बनाएगी। बढ़त बनाएगी? क्या क्या समझते, क्या आदमपुर से बढ़त बनाने में कामयाब रह पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस मुश्किल है, नेट टू नेट फाइट लग रहा है हमारे को। अच्छा, आप मतलब संतुलन में रखना चाहते हैं? संतुलन जी, नेट टू नेट फाइट। अगर बरवाला की बात करें तो बरवाला के क्या कुछ रुझान आपको नजर आ रहे हैं? बरवाला हल्का इस बार जीत का फैक्टर बनने वाला है। जो जीत होगी बरवाला हल्के की, उसमें अहम योगदान रहने वाला है, क्योंकि बरवाला का रोल अहम रहने वाला है। भाई साहब, दोस्तों, अगर आप बरवाला से हो तो भाई साहब, आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि बरवाला वाले जो हैं इस 2024 के चुनावों का एक मेन फैक्टर हो सकते हैं, जो हार और जीत डिसाइड कर सकता है। तो बरवाला हार डिसाइड करेगा या जीत डिसाइड करेगा, ये बताऊंगा। बरवाला इस बार जीत डिसाइड करने वाला है। जीत डिसाइड करने वाला है। तो बरवाला वालों के लिए एक थम्स अप और वीडियो को लाइक करें बरवाला वाले जी। क्या कुछ कहेंगे सर? बरवाड़ा विधानसभा में जो उम्मीदवार जीत के निकलेगा वही हिसार लोकसभा जीतेगा, ये क्लियर है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब मैं क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम दोनों पार्टियों सिंबलों की बात करें तो बहुत बड़ा सिंबल था, लेकिन एक कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी होता है उसकी छवि काफी मैटर करती है। रणजीत चौटाला की छवि और जयप्रकाश की छवि को आप दोनों किस नजर से देखते हैं, पहले आप बताइए सर। छवि का बिल्कुल मैटर करती है, क्योंकि लोग जब जाते हैं देखते हैं कि हमारा उम्मीदवार कैसा है, क्या है, काम करेगा नहीं करेगा, या उसका बोलचाल कैसा, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन जहां आप बरवाला हल्के की बात करें ना, बरवाला हल्के में कांग्रेस पार्टी शुरू में मजबूत स्थिति में थी, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आया और कुछ नेता थे जो अपने रणवीर सिंह गंगवा है और जो एक ढाणी गारण से हैं महात्मा जी, साधु जी हैं, वो हैं, उन्होंने और कई और भी थे जिन्होंने अब उसमें बहुत चेंजिंग लेके आए हैं और बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। भाई साहब, मैं आपकी बात बीच में रोकता हूँ। आप बरवाड़ा की बता रहे हो, बरवाड़ा के अंदर कांग्रेस के जो सूत्रों के हवाले से खबर है, हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, पर कांग्रेस के साथ भितरघात भी हुआ है बरवाड़ा में कुछ। हाँ बिल्कुल, वो तो कई बार सुनने में भी आया है कि जेपी साहब कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने भीतरघात किया उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बरवाला के अंदर कांग्रेस के ही ऐसे नेता हैं और सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जो है बरवाला में भीतरघात हुआ है। क्या आप उसको सही मानते हैं या नहीं मानते, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जी सर। अच्छा, एक चीज़ ये है कि इसमें अहम योग बात जो थी कि जो इलेक्शन जो बरवाड़ा का था
वहाँ कोई जो जयप्रकाश की तरफ से नेता इतना प्रभावी नहीं थे। आम लोग जो आम किसान थे वो वोट डाल रहे थे कांग्रेस को, लेकिन कुछ ऐसा तबका था जो बिल्कुल साइलेंट थे, किसको वोट जाएंगे कहाँ जाएंगे उसका कुछ नहीं पता था। लास्ट में वो वोट बीजेपी को गए। तो दोस्तों एक बात निकल कर और सामने आ रही थी, जहां पर अगर हम जेपीयू जयप्रकाश की बात करें, वो यही कह रहे थे कि भाई मेरा चुनाव जो है वो जनता लड़ रही है, जनता लड़ रही है चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता लड़ रही है चुनाव। जनता इस बार जनता ने ही चुनाव लड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने काफ़ी गांवों में देखा है दोपहर 2 बजे बाद लोग खेतों में से आके अपने आप वोट डाल रहे थे। अच्छा, लोग मतलब खुद ब खुद आज इच्छुक थे कि हम वोट डालें, तो वो वोट किसको पड़ रहे हैं? क्या बीजेपी को पड़े हैं देहात या का उसका फैक्टर क्या कांग्रेस को पड़ने वाला है? देहात का वोट जो दोपहर बाद पड़ा है वो लगभग ये मान के चलो आप 50 से प्लस वोट % से ज़्यादा कांग्रेस को गया है। बीजेपी के कई गांवों में हमने देखा है उनका संगठन इस बार बहुत ढीला था। बीजेपी का संगठन ढीला था, बहुत ढीला, बहुत ज्यादा ढीला था, है? बहुत ज़्यादा। गांव स्तर पर। गांव स्तर और शहरों की बात करें तो क्यों, उन्होंने तो पन्ना प्रमुख भी बनाए हुए थे, फिर उससे ऊपर उनका इस बार वो समझ देखने में नहीं आया उनके कहाँ गया वो संगठन किस हिसाब गोदारा से। लेकिन साहब- इसमें एक चीज और था, मैं बताना जी, चाहूंगा आपको। जी। मैंने बार बार शुरुआती दौर का जिक्र किया। शुरुआत में ये लग रहा था कि जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस बहुत आगे है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इलेक्शन वाले दिन लोगों ने जो बदला है, समीकरण जो बदला है वो देखने को मिलेगा अचानक कल वो देखने को मिलेगा। कांग्रेस पहले बहुत ही, जो ग्रामीण क्षेत्र बरुवाला का हो या किसी भी का, पूरा हैवी थी शुरू में। अच्छा सर, जिस प्रकार से आपने बताया कि भाजपा के अंदर जो है मतलब एक कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिला, जैसे पन्ना प्रमुख को लेकर आपने बात कही। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के अंदर तो संगठन ही तैयार नहीं हुआ अब तक। उनका तो इस बार कांग्रेस ने तो इस बार चुनाव समझ ही नहीं आ रहा ना किस हिसाब से लड़ा है। इशार से तो सिर्फ जयप्रकाश जी अकेले ही चुनाव प्रचार में थे या हुड्डा जी तो थे। कारण क्या मानते हैं आप? उनकी तो जयप्रकाश क्यों? गुटबाजी बहुत बड़ी है, कांग्रेस में तो सबसे बड़ी गुटबाजी है। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की हार होती है तो इसका सीधा सीधा श्रेय जो है वो गुटबाजी को दे दिया जाएगा। गुटबाजी के सर के ऊपर ये जो ठीकरा है ये फोड़ दिया जाएगा कि भाई मैं जो हारा हूँ गुटबाजी के कारण हारा हूँ। काफ़ी जगह देखने को मिला था हिसार के अंदर, हिसार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आए थे और कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के बिल्कुल सामने आए और कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में नहीं गए। ये उनका नैतिक कर्तव्य था या नहीं? अच्छा, मेरे को ये बताइए, क्योंकि आप भी हिसार हो, शहर हो, आप लगातार कवर करते रहते हैं, जेपी साहब आपको चुनावों से पहले कितनी बार कांग्रेस भवन में दिखाई दिए? चलो, हमारे को तो कांग्रेस भवन जाना नहीं होता ना, वैसे हम जाते नहीं। अच्छा, जाते ही नहीं आप। हम क्या चलो हमारे नहीं, को तो मैं कोई इसमें एक मेंशन करना चाहूंगा। जैसे आपने बताया गुटबाजी पे ठीकरा नहीं, खाली गुटबाजी पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते, उसके कई कारण हैं। गुटबाजी एक अहम फैक्टर है, लेकिन साथ के साथ जो मेहनत रणजीत सिंह के द्वारा की गई है, और एक जो लास्ट में कई वोटर ऐसे थे जिनको किसी राजनीतिक दल से लेना नहीं देना नहीं था, उन्होंने मोदी के नाम पे वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं जेपी साहब, जिस प्रकार से रणजीत चौटाला को तो पहले ही टिकट मिल गई थी, क्या वो फैक्टर भी क्या इस चुनावों के अंदर कहीं ना कहीं काम आया है? नहीं, वो कोई फैक्टर है, पहले टिकट का उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिस दिन जयप्रकाश की टिकट अनाउंस हुई थी उस दिन माहौल ऐसा बन गया था कि कांग्रेस को रोकने वाला कोई नहीं है। एक तरफा माहौल बन चुका था। एक तरफा माहौल था, लेकिन वो तो बाद में जो कई चीजें जो हुई, रणजीत सिंह की मेहनत है, बीजेपी का संगठन है, और जो लोगों का एक जो पीएम मोदी के बारे में जो सोचना है, वो कई चीजों ने काम किया है। तो दोस्तों, अपनी वाणी का आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो रणजीत सिंह का खुद का वर्कर था पर्सनल, जो उनके खुद के लोग थे, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस बार, बहुत मेहनत की। तो ये अगर मेहनत, अगर कांग्रेस का एक मजबूत संगठन होता और इसी तरह की मेहनत कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के जो लोग जो नाराज थे, अगर उनको बुलाकर टेबल पे बैठकर बात की जा सकती, तो कहीं ना कहीं तस्वीर जो है, वो ग्राफ जो है, वो कहीं ना कहीं वो जेपी साहब का बढ़ता हुआ नजर आ सकता था। बिल्कुल। तो यही एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों कांग्रेस के जो लोग जो नाराज थे उनको मनाने के लिए नहीं गए, कांग्रेस के नेता क्यों उनको मनाने के लिए नहीं गए? वैसे आपका क्या? अच्छा, इसमें बीच में एक रोकना चाहूंगा कि जो सुनने में आ रहा है कि जो उचाना हल्का है वहां से जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो गांव है वहां पर भी बीजेपी को वोट ज्यादा मिले हैं।
जो आसपास का जो एरिया है वहाँ पर बीजेपी को बढ़त है। बाकी जो उचाना हल्के के कुछ गांव तो ऐसे हैं जो एक तरफा कांग्रेस को वोट किया, लेकिन जो मैंने बताया वहाँ पर बीजेपी को बढ़त है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक जी फैक्टर सर, और जी, भी तो जी, चलेगा जी, ना। जी। यहाँ गृह मंत्री आए थे अमित शाह, बिल्कुल। उनका भी काफ़ी फर्क पड़ा है। लगातार सीएम हरियाणा नवाब बिल्कुल। सैनी जी लगातार चुनाव प्रचार में थे। पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ चुनाव प्रचार में थे। बीजेपी के काफ़ी स्टार प्रचारक यहाँ आए हैं, तो उस चुनाव का तो फर्क पड़ा। तो दोस्तों आप क्या मानते हैं, आखिर क्यों जो कांग्रेस के प्रत्याशी है जेपी उर्फ जयप्रकाश को अलग थलग छोड़ दिया गया? वहीं अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी के स्टार प्रचारक हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, मौजूदा मुख्यमंत्री हो, सब के सब जो है, लेकिन बीच में मैं बात काटना चाहूंगा कि अलग थलग तो बेशक पड़ गए हो, लेकिन अभी भी रेस में है और कल डिसाइड होगा जो हार जीत का। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल कुछ अलग भी हो थलग। सकता है। लेकिन उसका एक चीज और बता देता हूँ, मोटा मोटी में जो 9 विधानसभा, भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। एक बात मैं बता दूं, कमेंट के अंदर लोग बता देंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस बात की शर्त लगा लो। चलो देख लेते हैं, वो तो देखेंगे। लेकिन मैं एक बार अपना मोटा मोटी जो पत्रकार साथियों ने 9 विधानसभा का भेजा हाँ जी, है बताइए। वो बता देते हैं। क्या लगता है, आप बताएं गुदारा साहब कि बरवाला हल्के से कितना बीजेपी लीड करेगी? बरवाड़ा हल्के से बीजेपी का लीड सुनने में आया 10,000 प्लस। 10,000 प्लस। बिल्कुल यही अपना मेरा आंकड़ा यही है कि 15,000 के करीब या 15 और 20 के बीच में बीजेपी करेगी। उसके बाद अगर हम बात करें आदमपुर की, तो आदमपुर में नेट टू नेट फाइट है, और जहाँ तक अंदाजा है बीजेपी ही मान लो 5 से 7 हजार का मेरे को अनुमान है। उसके बाद नलुआ हल्के की अगर बात करते हैं तो नलुआ में भी बीजेपी बढ़त लिए हुए है। ये एक आंकड़ा है, ये एक आंकड़ा है जो हम बता रहे हैं। बाकी तो कल काउंटिंग के बाद ही पता उचाना की लगेगा। बात करें तो उचाना हल्का एक ऐसा जहां पर हम साफ तौर पे कह सकते हैं कांग्रेस बढ़त में है। और वो पर एक बार मैं आपको देखो बीच में रोकता हूँ भाई, इस बार जो बता रहे थे ना, उचाना की लीड सबसे बड़ी लीड है, पर वो बड़ी लीड निकल उससे के बड़ी नहीं आ रही। नारनौंद की लीड रहेगी। उससे बड़ी नारनौंद की लीड निकल के आ उचाना रही। से कांग्रेस प्लस रहेगा कांग्रेस के लिए हाँ, पहले उचाना बताया जा की रहा बहुत ज्यादा लीड लग रहा था कि कोई 40-50 हजार की लीड आ जाएगी। लेकिन एक तो वोटिंग कम हुआ है, उसका फर्क जो अंतर देखने को मिलेगा। दूसरा जो लीड है, लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है कई जगह बहुत। और जैसा नारनौंद की बात है, नारनौंद की लीड जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी होगी, और कितनी होगी वो निर्भर करेगी भविष्य पे। जयप्रकाश का जो भविष्य है वो नारनौंद की लीड पर निर्भर रहेगा कि वो लीड कितने मिले। मेरे हिसाब से तो 30,000 के करीब उनको लीड मिलेगी। नारनौंद हो से। सकता है, कोई बड़ी बात। तो दोस्तों अगर आप नारनौंद से हो या आसपास नारनौंद के किसी गांव से हो, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। उछाना की बात करें तो उचाना से जो लीड का आंकड़ा है 20 और 25 के बीच में कौन प्लस कौन? कांग्रेस प्लस बिल्कुल नजर आ रही है। बिल्कुल। तो यानी कि 3 वहाँ 3 यहाँ, मतलब हाँ, तो बराबर की टक्कर होने वाली है। हाँसी बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है जो लीड देने जा रहा है 20 से 25 हजार की। हाँसी से जी क्या मानते हैं आप? हाँसी बीजेपी लीड है, पर उकलाना से कांग्रेस लीड करेगी जयप्रकाश जी। उकलाना कितना लीड कर सकता है, क्या लगभग आप ये मान के चलो 20,000 के लगभग अंदाजा मान। और मेरा जो आइडिया है 10-12 हजार के करीब का है। तो दोस्तों कल 12-1 बजे तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी क्या? लेकिन लेकिन दो महत्वपूर्ण आपने छोड़ दिए हैं अभी। जी बताइए। हिसार का आपने जिक्र नहीं किया है। हिसार का कर तो रखा, जिक्र तो सबसे पहले हिसार का किया था। हिसार विधानसभा जो है ना, कौन जीत रहा बताओ आप? देव भाई बताइए। हिसार विधानसभा से जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसका जो भविष्य है हिसार विधानसभा पर निर्भर रहेगा। जीत, हिसार की जीत बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं चौधरी रणजीत सिंह, उनके किस्मत का फैसला हिसार विधानसभा करेगी। अच्छा, और कौन सा रह गया? वो जो बोलते हैं ना कि मतलब सबसे बड़ा फैक्टर क्या, सबसे बड़ी चीज क्या, सबसे बड़ी लीड कहां से मिलेगी, वो हिसार जो है कितनी लीड देता है। क्या वो हिसार नारनौंद की लीड तोड़ पाएगा? क्या हिसार उचाना उकलाना को फैल कर पाएगा? ये देखने वाली बात। लेकिन हिसार के साथ जो मैं सहयोगी बता रहा हूं, बरवाला और अपना हाँसी और हिसार, ये 3 बीजेपी के लिए मजबूत फैक्टर है, जो कि ये जो गढ़ है जो कांग्रेस का, उसको मानता हूं कि हो सकता है कि कुछ हो जाए चेंजिंग। तो कल कहीं ना कहीं जो है जब देखने वाली बात होगी किसकी किस्मत का पिटारा खुलेगा। किस्मत का पिटारा खुलेगा और कौन बनेगा हिसार से एमपी, कल पता लग जाएगा। और धक धक जो दिलों में हो रही लोगों की, एक चीज बता देता हूं, लोगों में उत्सुकता है, लोग इंतजार में है कि कौन जीतेगा ये बाजी। जी हाँ दोस्तों, कौन जीतेगा ये बाजी? आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है हिसार लोकसभा की ये बाजी? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम तीनों भाई लेते हैं इजाजत। लेकिन चलते चलते मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। भाई साहब 2 हल्के बीच में छोड़ दिया आपने। अच्छा, 2 हल्के रह गए थे। आपने बवानी खेला, आप क्या बता रहे हो?
बवानी खेड़ा से मैं 12,000 की लीड मान के चल रहा हूँ बीजेपी की। बीजेपी की 12। मुश्किल लग रही है सर, 12,000 मुश्किल है। आपकी 12,000 नज़र में? मेरा 12,000 का आंकड़ा है। आपकी नजर में? 12,000 मुश्किल है। बाकी आप नलवा क्या मान के चल रहे नलुआ 7 से 8,000 बीजेपी। बीजेपी? तो आपके हिसाब से तो टोटल मिला के रणजीत सिंह 50,000 पर जीत रहे। मेरे हिसाब से मतलब जीत तो रहे हैं, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन मार्क किया कि नारनौंद और उचाना कितना लीड दे सकता है। कितने लीड दे सकते क्योंकि हो? मेन तो काउंटिंग के बाद ही पता लगेगा। हाँ। ये तो एक रुझान है बिल्कुल। जो पब्लिक ने बताए हैं। बिल्कुल, ये वो रुझान है जो पब्लिक ने बताए हैं और जो हमारे पास आए हैं। और खास बात ये थी कि इंतजार का अब तो कुछ घंटे बचे हैं। बिल्कुल कुछ ही घंटे में। पर आपको एक बात मैं बता देता हूँ, नलवा और आदमपुर अगर एक हल्के में कांग्रेस जीतती है तो दोनों में जीतेगी। अच्छा, ऐसे कैसे? उनका आपसी तालमेल है। तालमेल है। लेकिन क्या, अच्छा एक चीज, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आपने बहुत क्वेश्चन पूछे, मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो जो नेता नए नए एमएलए बनने चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनका भविष्य इस इलेक्शन पे निर्भर करेगा? हाँ पक्का तय। हाँ ना बस। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस विधानसभा से अगर ये प्रत्याशी जीत का आंकड़ा ज्यादा लेके चलेगा तो कहीं ना कहीं जो उसको है उसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका में उसको रखा जाएगा। देव भाई एक बात बताओ, जो किसी भी संगठन का प्रमुख हो और अगर उसी के गांव से उसी पार्टी का उम्मीदवार हार जाता है तो उसको विधानसभा बिल्कुल, कैसे लेकिन मिलेगा? चलते चलते टाइम बहुत लंबा हो गया। एक क्वेश्चन मेरा रह गया था। जी। हमने 2-3 पार्टियों का जिक्र नहीं किया, ना हमने आईएनएलडी का किया, ना हमने जेजेपी का किया, ना हमने बीएसपी का किया। थोड़ा आप बताएं, थोड़ा क्या सोच तो रहे हैं? दोस्तों बीजेपी का जिक्र कर लिया, कांग्रेस का कर लिया और बीएसपी का नहीं करा है। बीएसपी, आईएनएलडी ठीक और है। जेजेपी। और अगर हम इस बार चुनाव की बात करें तो बीएसपी मुझे मेरे हिसाब से शायद तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। वैसे अगर आईएनएलडी की बात करें, आईएनएलडी जो इस समय जो फाइट कर रही है वो अपने सिर्फ सिंबल बचाने के लिए कर रही है कि उनका सिंबल बच जाए। और अगर जेजेपी की बात करें, जेजेपी भी जो है अच्छे वोट लेकर जा सकती है। वो क्यों? क्योंकि वो पार्टी आपको मैं बता जी, देता जी, हूँ, सर जी। सिर्फ हिसार चुनाव प्रचार में जितना दम कांग्रेस और बीजेपी ने लगाया था इतना और पार्टियों ने नहीं लगा रखा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही पार्टियां जो है विधानसभा पर नजर टिकाए पड़ी हैं। नहीं, हम क्या मान के चलें कि कितना वोट ले जा सकती है ये तीनों पार्टियां जो बचा हुआ है? सर देखिए हम 50,000 से 1 लाख के बीच 50। और इसका फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी को। फायदा बीएसपी से भी बीजेपी को फायदा मिलेगा। जितना वोट इन तीनों पार्टियों को आएगा वो बीजेपी को फायदा है, प्लस पॉइंट है बीजेपी। तो जैसा कि आपने सुना कि आईएनएलडी से सुनैना चौटाला थी, और जेजेपी से नैना, और बीएसपी से डॉक्टर देसराज, मास्टर देसराज। तो वैसे आपका क्या मानना है, क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं, आप किसको जीतते हुए देख रहे हैं, किसको हारते हुए देख रहे हैं? दोस्तों आपको एक बात बता देते हैं, ये सब रुझान थे जो पब्लिक ने बताए हैं। मेन तो कल काउंटिंग के बाद ही पता लगेगा क्या होगा, किसके सर सेहरा सजेगा जीत का, हिसार का। बिल्कुल, हिसार क्योंकि का। ये तो है एक अनुमान, और किसको मिलेगा कल इनाम वो कल ही फैसला होगा। तो दोस्तों इन्हीं तस्वीरों के साथ हम तीनों भाई लेते हैं इजाजत। बहुत जल्द मिलेंगे शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का हमारी इस पेशकश से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।